इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गजल गायिका रितु जौहरी से। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपने बताया कि सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन के साथ भी आपने काम किया है और जिन्हें हम सब प्यार से दादू कहते हैं, और आपने कई वर्ष उनके साथ काम किया और उन पर आपने पीएचडी भी की है। जी। तो बताइए इस बारे में क्या है ये? एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया तो मेरा ऐसा था कि मुझे डॉक्टरेट करना ही है। मेरी मदर खुद इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही, तो उनका ये था कि कितने भी अच्छे आर्टिस्ट बनो लेकिन एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि बॉम्बे अगर जाना है तो कंप्लीट एजुकेशन करके जाओ। तो इसलिए मैंने अपना टॉपिक था वो बॉम्बे का ही चुना। तो मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, तो उनके कोई थे रिलेटिव, वो दादू के साथ कीबोर्ड बजाते थे। तो मेरे पापा ने उनसे मुलाकात वगैरह करवाई। तो दादू के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी मिसेस बहुत अच्छी थी, दिव्या भाभी, दिव्या जैन। तो वो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और वो इन चीजों के लिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छी साहित्यकार रही हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अरे तुम डॉक्टरेट कर रही हो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि दादू के ऊपर। फिर मैं दादू के साथ हर जगह जाया करती थी। जैसे उस टाइम उनका सीरियल चल रहा था जय हनुमान, तो मैं गाड़ी में ही उनके साथ बैठ के सारी थीसिस लिखती थी। तो दादू की कुछ चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी, क्योंकि बॉम्बे में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा जी। तो कभी कभी वैसे मैं हताश हो जाती थी कि कुछ होगा नहीं होगा। तो एक दिन दादू के यहाँ मैं बैठी थी, तो दादू बोले रितु क्या हुआ? तो मैंने कहा दादू सफर काफी संघर्षपूर्ण लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत ऐसी बोली जो मैं अपने ऑडियंस को, जो भी विविध भारती सुन रहे हैं, उनको जरूर बताना चाहूंगी। जब हमें लाखों में से कोई एक बनना होता है तो हमें लाखों से भी ज्यादा, लाखों के बराबर काम करना पड़ता है। क्या बात है। तब तुम भगवान ने चाही तो लाखों में से कोई एक सितारा बनोगी। क्या बात है। तो मैंने उस चीज को अपनी गांठ बांध ली थी। जी जी। और एक बार और उन्होंने मुझे स्टूडियो में बोली थी कि रितु, अर्जुन मालूम है क्यों अर्जुन था? कि वो कितने भी लोग उसके आजू बाजू हों, लेकिन उसका हमेशा ध्यान उस मछली की आंख पर ही रहता था। तो बोले तुमको कोई कितना भी डिग्रेड करे, कुछ करे, तुम्हारा ध्यान यही रहना चाहिए कि तुम्हें रितु जौहरी बनना है। और एक मैं आपको छोटी सी और एक बात बताना चाहूंगी। ये जो राम लक्ष्मण म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लक्ष्मण जी, जिन्होंने हम आपके कौन का म्यूजिक दिया, वो मुझे बेटी मानते थे। तो एक दिन मैं उनके यहाँ बैठी हुई थी, तो उनकी किसी फिल्म की सिटिंग चल रही थी, राशि प्रोडक्शंस। तो वहाँ पे वो थोड़े से सख्त टाइप आदमी थे। अच्छा। हाँ। तो मुझे बोले तुम कहाँ से आई हो? तो मैंने कहा अंकल मैं आगरा से हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ सुनाओ। तो आशा भोसले जी मेरी आराध्य रही जी। मैंने कहा अंकल मैं आपको आशा जी की एक गजल सुनाती हूँ। हाँ। तो उन्होंने बड़े गुस्से में कीबोर्ड छीना मुझसे और मुझे बोले क्या बनने आई हो यहाँ? आशा भोसले की रितु जौहरी। तो मैंने कहा जी बनने तो रितु जौहरी आई हूँ। तो बोले अपनी चीज सुनाओ, जिससे कल कोई लड़की आके मुझे बोले कि मैं आपको रितु जौहरी की चीज सुनाती हूँ। जी। और एक आखिरी बात उन्होंने मुझसे अपने मरने से पहले बोली थी लक्ष्मण अंकल ने जी, कि बेटा ये बॉम्बे तुम्हें तब तक आजमाएगा जब तक तुम बैग पैक करके नहीं चले जाओ। और जो बैग पैक करके चला गया वो चला जाता है, और जो बैग पैक करने के बाद उस बैग को दोबारा खोल के लड़ने लगे कि नहीं मैं अपना बैग यही रखूंगा, बोले वो कुछ बन जाएगा। क्या बात है। मैं अकेले भी कभी कभी, जैसे दादू का शो होता था तो दादू चले जाते थे, उनके जैनिज्म के जो शो होते थे तो मुझे तो आते नहीं थे। तो जैसे जब वो नहीं होते थे बॉम्बे में तो मैं अकेले जूहू जाके बैठ जाती थी। तो मुझे वो लहरें दिखती थी, तो मैं मन में यही सोचती थी कि ये तो लहरें हैं, बार बार आती हैं, लड़ती हैं, फिर जाती हैं, फिर तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे बिखर सकते हैं? बिल्कुल। तो वो कुछ शायद मुझे लगता है ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। बिल्कुल। अगर हम लेना चाहें तो लेंगे, तो हम ले सकते हैं। तो आप बताइए कि दादू के साथ आपने कोई कंपोजिशन की, उनके साथ कोई गायकी का मौका मिला आपको? मेरे दादू का एक अभी 70th जो उनका बर्थडे था वो इस्कॉन में उन्होंने किया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी गजल की बुक लॉन्च की थी दिल की नजर से। तो उस गजल की बुक में क्या था कि वो पूरा उनका जो बर्थडे था वो उस दिन उनकी बुक भी लॉन्च हो रही थी, तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री आई थी पूरी। वो खुद भी एक बहुत बड़े लेजेंड थे, तो कोई ना कर ही नहीं सकता। जी। तो उस दिन रेखा जी जो एक्ट्रेस रेखा हैं, अच्छा, हेमा मालिनी जी, ये सब लोग ही आए हुए थे, एनएन सिप्पी वगैरह सब लोग। तो उन्होंने मुझे बोला रितु तू तो खुद ही इतनी अच्छी गजल आर्टिस्ट है, मैं तुझे कंपोज करके नहीं दूंगा, तू मेरी 4 गजलें ले ले और उन्हें कंपोज कर। अच्छा। तो मैंने दादू की एक गजल कंपोज की थी जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, वो मेरी एल्बम में भी है इमॉर्टल्स में, कि उम्र भर इम्तिहान लेती है, उम्र भर इम्तिहान लेती है,
तब कहीं मौत जान लेती है। अरे वाह वाह। तो ये दादू ने लिखी थी, तो मैंने इसको एक राग में कंपोज किया था पूरे धनाश्री में जी। तो दादू को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मैं दो लाइन आपको बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम भी। इम्तिहान लेती है, उम्र भर इम्तिहान लेती है, तब कहीं मौत जान लेती है। क्या बात है। उम्र भर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो मैं ये जानना चाह रही थी, किसी घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने में एक कलाकार की क्या भूमिका होती है, या किस तरह की चुनौतियों का सामना एक कलाकार को करना पड़ता है? देखिए, घराने की जो परंपरा जो है वो अपने आप में ही एक, कहते हैं ना कि कोई चीज ऑलरेडी विकसित है, एस्टैब्लिश है। तो अब आपको केवल उसको आगे बढ़ाना है। वो आपको अपनी गायकी के अंदर उतनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि आप भले ही किसी और घराने से मुतासिर हों, लेकिन फिर भी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप, वो वाली बात है ना कि मतलब देख पर आई चुपड़ी मतलब चाहे जीव कि कितना भी, जैसे मैं आपको बताऊं, पटियाला, मैं खुद आगरा घराने से हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट घराना है पटियाला। अच्छा। क्योंकि पटियाला घराने में इतनी ब्यूटी है। ये आज भी जो घराना चल रहा है वो सिर्फ पटियाला घराना चल रहा है। अच्छा। आप देखिए, जैसे आपके वडाली ब्रदर्स हैं, क्योंकि पटियाला वालों ने क्या किया उस टाइम में ही, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब थे, उन लोगों ने क्या किया उस टाइम में ठुमरियों को पकड़ा, और ठुमरियों में जैसे अब ना 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 ना, अब ये जो छोटे छोटे कण मुर्गियां लगाए ना, उससे क्या लोगों को लगेगा कुछ चमत्कारिक हो रहा है। अब अगर आप ये गाएंगे तो लोग उससे बोर होने लगते हैं। उन लोगों ने उस टाइम से ही ठुमरियों को छोटा छोटा लेके, तो क्या हुआ कि बाकी सब घराने तो लुप्त हो गए, लेकिन ये घराना आज भी चल रहा है। अच्छा। आप ये देखिए, जितने भी पंजाब अंग वाले हैं सब पटियाला घराने की रोटी खा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है पटियाला घराना। लेकिन आज भी, लेकिन जब मैं अगर क्लासिकल परफॉर्म कर रही हूँ या सिखा रही हूँ, तो मुझे, क्योंकि अपने घराने के प्रति मैं निबद्ध हूँ, तो मुझे ये मतलब उससे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई मैं आपको अगर सिखा रही तो मुझे आगरा घराने की ही चीजों को विकसित जो है वो करनी है। तो इसलिए वो चुनौतियां तो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। जी जी। तो एक पटियाला घराने की कोई छोटी सी बंदिश अगर आप बताएं हमें तो अच्छा लगेगा। क्या बात है। खुल खुल जाए बाजू बंद, खुल खुल जाए बाजू बंद, खुल खुल जाए। पटियाला है। हाँ, क्या बात है। तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी बहुत अच्छा गा रही है। बड़े बड़े जब हम टीवी में शो देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खूबसूरती से गायकी कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो लोग सिखा रहे हैं ना, एक्चुअल में उनको खुद भी उतना ज्ञान आता नहीं है। और जब तक अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं, अगर आप मुझे बोलेंगे ये चीज अच्छी है, तो जो चीज आप उससे अच्छी लगने की चीज से अगर आप उसको रिलेट करेंगे कि भाई ये अच्छी इसलिए क्योंकि ये तुम ये सीख रहे हो। जैसे आज अगर मान लीजिए मैं किसी को कोई राग सिखाती हूँ, तो मैं अगर बच्चों को ही बताऊंगी कि देखो तुमने ये वाला जो राग सीखा है ना, तुम्हें लग रहा है ये राग है, ये बोर हो रहा है, लेकिन इसमें देखो ये वाली कॉम्पोजिशन बनी है,
लता जी ने ये गाया है, ये वाले राग में मदन मोहन साहब ने ये किया है, तब बच्चों को वो चीज समझ में आएगी कि अच्छा मतलब कैसा है, पिता यही है, जनक यही है, ये उत्पादन है। तो हमें जनक को पहले सीखना पड़ेगा, तब हम उत्पादन को जान पाएंगे। और हम उत्पादन पहले सीख रहे हैं और जनक को भूल जा रहे हैं। इसीलिए बाद में क्या होता है कि जब कभी, अब जैसे अभी की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पुराने समय जैसे मदन मोहन साहब है, या जैसे खुद मैं आपको इनकी बात बताती हूँ, दादू की, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ऐसे रागों पे हाथ रखा है जिनको इंडियन क्लासिकल आर्टिस्टों के अलावा बॉलीवुड वाले नहीं जानते। जैसे मदन मोहन साहब का वो गाना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वो राग नंद में है और इतना प्योर नंद है कि उसमें उन्होंने बिल्कुल फिल्मी कलर नहीं डाला है। गा मा दा परे सा गा गा मा, तू जहां जहां चलेगा, गा मा पदनी पादा मा पा सा गा मा। तो उन्होंने एग्जैक्ट जो राग का चलन है वही उन्होंने कंपोज करके रखा है। तो आप राग नहीं भी जानेंगे ना, पर आप उस गाने को गाएंगे तो आपको नंद अपने आप आ जाएगा। अरे वाह। दादू ने भी कुछ राग ऐसे इस्तेमाल किए हैं, जैसे मदमात सारंग है जो एमए का राग है, अखियों के झरोकों से, जैसे मारवा है, साथी रे साथी रे, पूरा राग नहीं है लेकिन एक फुट ऐसा इन्होंने यूज कर दिया कि नी रे गा मा ना मा गा रे। तो आपको पता चल जाएगा अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, भाई देखो तुमने मारवा सीखा और तुम्हें लग रहा है मारवा अच्छा नहीं, ये तो गाना मारवा में है। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है नई पीढ़ी को कि अच्छा हम इसे बेकार समझ रहे, इसमें तो ये गाना बना है। और जैसे आप देखिए एक राग है मालगुंजी, तो रविंद्र जैन साहब ने, जिन्हें हम दादू कहते हैं प्यार से, हाँ, उन्होंने एक फिल्म आई थी चितचोर, उसमें भी उन्होंने बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन बनाई थी, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। तो ये इस तरीके की जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, इन्होंने बहुत अच्छा शुद्ध काम किया जी। तो वो शुद्ध काम अगर हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे तो रागदारी खुद ब खुद अपने आप स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। तो चलिए चलते चलाते एक छोटी सी और बंदिश हमें क्लासिकल सुना दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कान पे हाथ लगा के अपने उस्ताद से तौबा कर रही हूँ कि मैं उनकी चीज गा रही हूँ जी। ये आगरा घराने की बहुत ही खूबसूरत और बहुत फेमस बंदिश है जी। साजन मोरे घर आए मन अति सुख पाए। क्या बात, क्या बात। ये 3 ताल में है। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, मन अति सुख पाए, मन अति सुख पाए, साजन मोरे घर साजन मोरे घर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर रितु जौहरी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और अपनी संगीत यात्रा से परिचित करवाया हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विविध भारती का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आज भी इस माहौल में विविध भारती इतना अच्छा काम कर रही है जी। और आप लोग इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत को ऊपर लाने के लिए, जो हमारी सभ्यता है जी। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल गायिका रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में संपादन सहयोग सौरभ घारू का था। इनसे मिले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का इनसे मिले कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए